हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम 2019 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं। उसमें ईवीएस का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत गुजरात में है, वहाँ से नागरकोइल जो कि केरल में है वो जाने के लिए बैठा है और यह ट्रेन सूरत से 19:45 से चली है और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पे नागरकोइल पहुंचती है। तो यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी? जैसा कि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये इसी फार्मूले के हिसाब से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरी मैथ उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा पा रही हूँ। और हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है कि क्योंकि जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो उसमें एक चैप्टर था जिसमें कि यात्रा वाला चैप्टर था। कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगी यहाँ से वहाँ तक जाने में, गुजरात से केरल तक जाने में, तो उसमें हमें स्टेशन का भी नाम याद होना चाहिए, जो कि बहुत बार पेपर में पूछता है। तो ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसे चाल बराबर दूरी बटा समय से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है? कड़म मल्लेश्वरी हैं, बछेंद्री पाल हैं, सुनीता विलियम है, सूर्यमणि है। तो बछेंद्री पाल तो माउंटेन एवरेस्ट पे चली थी और सुनीता विलियम भी नहीं है, ये अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला है जो कि 6 महीने तक रही थी। और कड़म मल्लेश्वरी जो है यही है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, इंटरनेशनल लेवल पे इनको जो है मेडल मिल चुका है। वेट लिफ्टिंग ये कर चुकी हैं। सन 2000 में सिडनी में ओलंपिक खेल में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, इनका भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में ही। अच्छा, ये दिया है। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। अब इसमें से हमको, जैसे आपको कोई पौधा है उसका कौन सा भाग हम खाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से पूछा है कौन सा एक भाग जड़ों का है? गाजर हल्दी अदरक, गाजर चुकंदर मूली, शकरकंद मूली हल्दी, चुकंदर आलू अदरक। तो इसमें से कौन सा है? इसका आंसर है 4th, यानी गाजर चुकंदर मूली का हम जड़ वाला भाग खाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तीनों चीज़ें जो है मिट्टी के अंदर होती हैं। अगर आपने कभी देखा होगा तो ये मिट्टी के अंदर होती हैं, तो ये जड़ों का भाग है। ठीक है, क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो कि पाया जाता है कहाँ? आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो ये पाया जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। यही इसके बारे में हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में कि इसकी जड़ें जो हैं 10-10 बिल्डिंग के बराबर जो है नीचे तक ज़मीन में जाती हैं, रेत के अंदर जाती हैं और फिर वहाँ से पानी खोज के लाती हैं, एक तरह से अपने तनों को प्रोवाइड करती हैं और लोग इसके तनों में जो है छेद बनाकर पाइप लगाकर उससे पानी निकालते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन नेपेंथिस वाला। नेपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है, इसके विषय में नीचे दी गई कथनों पर विचार करना है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों की खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, तो जो इससे फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं। अब हमें जो है नीचे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, जो नेपेंथिस का पौधा होता है वो मोहक आवाज़ नहीं निकालता, वो बहुत ही अच्छी खुशबू निकालता है जिससे कि कीड़े जो हैं आकर्षित होकर आ जाते हैं। तो डी तो बिल्कुल गलत है, डी वाला ऑप्शन काट देंगे हम। ठीक है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों एकदम सही है। ठीक है, 1 मिनट। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा, नहीं, ये चूहों को भी खा जाता है, कीड़े मकोड़े नहीं, चूहों को भी खाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी और सी गलत है, तो ए और बी इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो ये भी हमने पढ़ा था। तो डांडी कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? तो ये हमारा स्थित है गुजरात में। साबरमती टू डांडी तक जो है गांधी जी यात्रा करते हैं 1930 में। ठीक है, ताकि अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा जा सके। चलिए,
तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वो कौन सी बीमारी है? मियादी बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू। तो ये भी हमने पढ़ा था, ये हमारा मलेरिया होता है, जिसमें कि मलेरिया जो कि आपकी एक एनाफिलीज के काटने से होता है, ये वो भी एनाफिलीज की फीमेल मच्छर के काटने की वजह से ये बीमारी होती है। और इसकी जो उपचार होती है सिनकोना वृक्ष की छाल से पहले लोग करते थे। ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। ठीक है, डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है। ओके, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। अभी क्या बोल रहा है, तो कोई सीधी सड़क नहीं है, एक्स से वाई तक जाना है। पहले डॉक्टर ए पर आते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। हम देखिए पहले सिंपल सा आप क्या बनाइए, पहले एक्स को सेंटर पे रखिए, जहाँ से जाने को बोल रहा है वहाँ चलेंगे। अब एक्स का पूरब ये हो जाएगा, एक्स का पश्चिम ये हो जाएगा, एक्स का उत्तर ये हो जाएगा, एक्स का दक्षिण ये हो जाता है। अब जहाँ जहाँ बोल रहा है वहाँ वहाँ हम चलते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है कि डॉक्टर पहले ए पे जाते हैं जो कि एक्स के ठीक पूर्व 600 मीटर पे। ठीक है, ठीक पूर्व में है, चलिए ए यहाँ पे है, ए मान लीजिए, और ये 600 किलोमीटर की मतलब 600 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, फिर वह बी पे जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है, तो ए का उत्तर ये हो जाएगा, ए का उत्तर ये हो जाएगा, ए का दक्षिण ये हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वापस चले आए, दक्षिण पे आ गए, 450 किलोमीटर ये आ गए। ठीक है, ओके, अभी क्या होता है, फिर वह सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक पश्चिम में स्थित है। अब ये बी है, तो बी का उत्तर ये हो गया, दक्षिण ये हो गया, और पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हो गया। तो पश्चिम में जाते हैं, कितनी दूर पे जा रहे हैं ये, एकदम हौच पौच कर दिया मैंने। ये पहुंचते हैं कहाँ पे, बी के ठीक पश्चिम में है, 120 मीटर की। ठीक है, यहाँ 120 मीटर की दूरी पर ये गए। अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुँचते हैं जो कि सी के ठीक उत्तर में। अब यहाँ पे सी है, ठीक, सॉरी, ये हमारा सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। सी, हाँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये सी है जहाँ पे ये पहुँचे थे अभी, अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका उत्तर ये हो जाएगा, यहाँ से 90 मीटर ये गए ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे पहुँच गए फाइनली, ये वाई है। ठीक है, ओके, ये एक्स रहा, ये वाई रहा। ठीक, ये इस तरह से ये एक्स और वाई रहा। मैं थोड़ा सा अलग से बना, यहाँ पे एक्स था, ये ए था, ये बी आए थे ये। ठीक है, और यहाँ पे ये जब आते हैं, इधर आते हैं पश्चिम में, तो सी पड़ता है। ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन। अब क्या बोल रहा है, अस्पताल के सापेक्ष घर की दिशा क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाई हो जाता है, यहाँ पे अस्पताल है। अब वाई के हिसाब से ये ऐसे हम कर लेते हैं, ये हमारा उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, मतलब ईस्ट हो गया, और ये पश्चिम हो गया। तो घर हमारा किधर पड़ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा ये आंसर। तो कहाँ है नॉर्थ वेस्ट, यस, दिस इज द आंसर, उत्तर पश्चिम में ये घर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन थोड़ा हौच पौच हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराओ डांस कहाँ पे करते हैं, कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, या फिर हाँ, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर मेघालय, कहाँ के लोग चिराओ नृत्य करते हैं? तो ये जो डांस है मिजोरम में किया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, ये है, या फिर केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक है, कौन सा है? तो देखिए इस तरह से कुछ हमारा, अगर हम नीचे का डायरेक्शन देखेंगे तो हमारा पड़ता है तमिलनाडु, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, थोड़ा इस तरह से तमिलनाडु ऐसे पड़ता है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे केरल है, ये केरल रहा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा बाउंड्री शेयर करता है कर्नाटक, और ये पूरा का पूरा बाउंड्री शेयर करता है आंध्र प्रदेश, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th। ओके, अच्छा, क्वेश्चन 71 कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ठीक, तो विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो होना चाहिए। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़े और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, तो ये भी सही लग रहा है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, अच्छा,
फोर्थ बोल रहा है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। देखिए, ऐसा एनसीएफ का बिल्कुल कहना नहीं है। एनसीएफ कहता है कि बच्चों के अंदर हमें जो है एक्सप्लोरेटिव चीज़ को लाना है, उनको एक्सप्लोर करना है, उनके अंदर की गतिविधियों को, उनके अंदर की जो खूबियाँ हैं उनको निखारना है, उनको हर तरह के काम से जो है परिचित कराना है, उनको संलग्न रखना है, उनको जो इंगेज रखना है हर तरह की एक्टिविटी में, ताकि उनका शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक हर तरह का डेवलपमेंट हो जाए, ना कि उनको सटीक संख्यात्मक कौशल। हम उनको स्टैटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। एनसीएफ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है, ठीक है, उनका उद्देश्य ये नहीं है, ठीक। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है, ठीक है, जो संकलित करता है। अच्छा, जिसमें क्या है देखते हैं। विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को संकलित करता है, मतलब अपने अंदर रखता है। पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को रखता है। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को रखता है। पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को रखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को नहीं इतना मतलब नहीं फोकस किया गया है। 3 से 5 के बच्चों को क्या ही आप विज्ञान सिखा लोगे इतनी जल्दी। और बोल रहा है कि पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं, फिर से विज्ञान वाली चीज़, इतना ज़्यादा मतलब विज्ञान के ऊपर फोर्स नहीं डाला गया है। उनको जो हम बच्चे का पर्यावरण का अर्थ होता है परिधनावरण, मतलब कि बच्चा किस चीज़ से घिरा हुआ है, बच्चे का समाज क्या है, बच्चा अपने अगल बगल कौन सी चीज़ों को देखता है और उसके बारे में उसे जानने का पूरा हक है, उसे जानना चाहिए। इसलिए पर्यावरण अध्ययन को जो है इंक्लूड किया। तो इसका आंसर होना चाहिए पर्यावरणीय शिक्षा, मतलब इन्वायरमेंटल एजुकेशन, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान। देखिए, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा तो इम्पॉर्टेंट हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा सही है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। 2, 3, 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 मिनट, पढ़ाया जाता है। 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कि 1 से 5 तक तो नहीं है, ये तो मतलब 1 से 5 तक की कक्षाओं में नहीं है, ये हमारा 3 से 5 तक की कक्षाओं में है। अच्छा, 2, 3, 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। अच्छा, 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा नहीं, ऐसा नहीं है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर ये है, क्योंकि इसके अंदर हम 1 से 2 के बच्चों क्यों इंक्लूड किया जा रहा है इसमें, यहाँ पे ये इनका मतलब है इनको भाषा और गणित के माध्यम से इन्वायरमेंट को सिखाना, उनके अंदर जो है इस तरह का अधिगम लाना कि वो अपने इन्वायरमेंट को समझ सके, ठीक है। उनके अंदर बिहेवियरल चेंजिंग पे, बिहेवियरल एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब 2। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के पर्याप्त समय दिया जाता है। हाँ, बच्चों को हम एक्सप्लोर करने को समय देते हैं, बच्चे अपने हिसाब से चीज़ों को इवैल्यूएट करें। ये क्या शो करता है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो देखिए, याद करके तो नहीं सीखा जाता है और सूचनाओं के द्वारा भी नहीं सीखा जाता है। शिक्षक केंद्रित तो आप क्वेश्चन बिल्कुल गलत कर दीजिएगा, आंसर उसको मतलब गलत कर दीजिएगा, ये होगा आपका सीधा सा आंसर, ये बाल केंद्रित है, ठीक है। इसीलिए बच्चों को मौका दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है, ठीक। तो इसमें से हमारा क्या आंसर हो जाएगा। परिवार मित्र, भोजन, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं।
तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के द्वारा जो है ये चीज़ जो है उप प्रकरण कौन सा है, मतलब ये तो आपका मेन सिलेबस में ही है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार मित्र भोजन, बट जानवर जो है ये अलग से है। ठीक है, ये आपका सुझावित, मतलब ये आप अलग से पढ़ा सकते हैं, उसके साथ सब सिलेबस के फॉर्म में है, सब सब्जेक्ट के रूप में है, सब टॉपिक के रूप में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, मतलब कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए एक्चुअल में। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना चाहिए, मतलब जो मल्टीकल्चरल चीज़ें हैं कक्षाओं में बच्चों के लिए, तो उसको हमें संबोधित करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना चाहिए और केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना चाहिए। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, ये भी कुछ सही नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को देने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, ठीक है, ये कुछ हद तक सही है। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक, देखिए पर्यावरण अध्ययन का सीधा सा मतलब है बच्चे किन चीज़ से घिरे हैं। एक क्लास है तो उसमें ज़रूरी नहीं है एक ही इलाके का बच्चा आता होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है उनके बैकग्राउंड अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई कुछ हो, कोई मराठी बोलता हो, कोई कुछ बोलता हो, कोई हिंदी अच्छे से जानता हो, कोई भोजपुरी जानता हो, कोई अवधी जानता हो। तो टीचर को क्या है, सबको लेके चलने के लिए तो मल्टी कल्चरल रीति अपनानी पड़ेगी ना, उसको हर तरह के कल्चरल को जो है, हर तरह के कल्चर को प्रमोट करना होगा, बच्चों के सामने दिखाना होगा, उनको समझाना होगा कि ये चीज़ें होती हैं, उनको उससे अवगत कराना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ठीक है, बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में, अच्छा ठीक है, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसमें क्या बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में, अच्छा बच्चों का नॉलेज कब डेवलप होगा, सबसे बेस्ट तरीके से जब बच्चे एक्टिव रहेंगे। बच्चों के समुदाय के सदस्य, मतलब बच्चे जिस कम्युनिटी के हैं वो लोग एक्टिव रहेंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, यस ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इसमें जो टॉपिक किया है टीचर वही तो पढ़ाएगा। तो और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, देखिए परिभाषा वगैरह जो है ये रटने वाली टाइप की चीज़ें जो बिल्कुल भी बच्चों के ज्ञान के लिए, मतलब एक तरह से उनके इम्प्रूवमेंट में नहीं है, ये रटने वाली चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे, तो ये इसको एक्सप्लोर करने वाली चीज़ नहीं दिख रही है, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर इसका हो जाएगा 1, ये तीनों सही है। ठीक है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, कैसे। वृत्तांत, कहानी, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, क्या करके जो है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो इसका आंसर है बी। कैसे है, देखिए आप बच्चों को कोई भी ऐसी कहानी, कोई भी ऐसा अनुभव अपना शेयर कर सकते हैं जिससे बच्चे अपने आप को रिलेट महसूस कर सकते हैं। ठीक है, पर शिक्षक की अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। आप बच्चों को उनकी रोचक विधि के माध्यम से ही हम सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उनको ईवीएस भी सिखाने के लिए हमें उन्हीं के माध्यम से, वो जो चीज़ उनको अच्छी लगती है, जिससे वो अटैच फील करते हैं, वही चीज़ हमको उनको वहाँ पे सिखानी है। तो ये माध्यम सबसे बेस्ट है। ठीक, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन तथा उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, शिक्षक बोलता है बच्चों जानवरों को अवलोकित करो, उनका चित्र बनाओ, क्यों। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करने के लिए, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का, तो यस ये तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा 4। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्यों। कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और प्रभावशाली युक्ति है। ये देखिए शिक्षकों के लिए आसान जैसी चीज़ आप पहले ही क्रॉस कर दीजिएगा। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। अच्छा, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर कर रहा है, ये कुछ सही लग रहा है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने में सहायता करता है। इसमें से क्या सही हो जाएगा। देखिए
समय पर देखिए, हम यहाँ बच्चों को पढ़ाने गए हैं, ना कि सिलेबस कंप्लीट कराने। हम बच्चों के अंदर उनके चीज़ों को निखार रहे हैं, हम उनको बेहतर बना रहे हैं, हम उनको हर तरह से सजग बना रहे हैं। यहाँ पे हम सिलेबस कंप्लीट करने नहीं गए हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका बी और सी सही हो जाता है, जो कि थर्ड में है। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। इसमें से क्या सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो खाली कक्षा से आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। पर समुदाय के सदस्य, कक्षा यहाँ पे एक निर्जीव चीज़ है, जिससे बच्चा क्या सीख पाएगा? ये कोई संसाधन नहीं है यहाँ पे। परिवार के सदस्य, समाचार पत्र, समुदाय के सदस्य, यहाँ से बच्चा कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा, अपने चीज़ों को समझेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन से अनुसरण होता है। में अनुसरण मतलब कौन कौन सी विधियों का हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हुए बच्चों को कौन कौन सी विधियों का यूज करते हैं? वैश्विक से स्थानीय, अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त, या फिर ज्ञात से अज्ञात। हम बच्चों को क्या सिखाने की कौन सी मेथड से पढ़ाने की कोशिश? देखिए, बच्चा इतना छोटा होता है कि आप उसको इमेजिनरी चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। मतलब अमूर्त से मूर्त नहीं पढ़ा सकते हैं। बच्चा इतना इमेजिन नहीं कर सकता कि आप इमेजिनरी से फिर रियलिस्टिक तक जाएं। नहीं, अज्ञात से ज्ञात, बच्चे को उस स्टेज में कहाँ कुछ ज्ञात होता है कि आप उसको अज्ञात से ज्ञात तक ले जा रहे हैं। मतलब जो चीज़ वो नहीं जानता, उससे हम उसको ज्ञात तक नहीं ले जा सकते इसमें, क्योंकि बच्चा अभी उस स्टेज में नहीं है। और वैश्विक, कहाँ बच्चा अभी ग्लोबल चीज़ कहाँ सीख सकता है यहाँ इसी स्टेज में? तो इसका सबसे बेस्ट वे होता है कि हम बच्चे को ज्ञात, पहले हम बच्चे से खुद जानें कि बच्चा किस लेवल पे है, बच्चा क्या जानता है, उससे बातचीत करें, उससे इंटरेक्ट करें कि बच्चे की हर तरह की लेवल कहाँ है, किस स्टेज पे वो लाई करता है, तब हम उस हिसाब से उसको ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाएँ। ठीक है, नोन टू अननोन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ठीक है, क्रिएटिविटी को हम इवेलुएट किसके माध्यम से नहीं कर सकते? पोर्टफोलियो, वर्णन अभिलेख, क्रम निर्धारण मापनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। किससे नहीं कर सकते हैं? देखिए, पोर्टफोलियो से भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक, वर्णन अभिलेख से भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मतलब बच्चे के अंदर ये सारी एक्टिविटी जब हम कराते हैं तो बच्चा कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ करता है। क्रम निर्धारण मापनी से भी हम कुछ ना कुछ बच्चे के अंदर क्रिएटिव ही करा सकते हैं। बट आप वार्षिक उपलब्धि परीक्षण से ऐसा नहीं कुछ कर सकते हैं। ये आप बच्चे के रिजल्ट से, मार्कशीट से आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई क्रिएटिविटी का, उसमें बस नंबर लिखे रहेंगे, मार्क्स लिखे रहेंगे, आप उससे क्या क्रिएटिविटी का पता करेंगे उसके? पर ये सारी चीज़ें आप इंस्टेंट पता कर सकते हैं, बच्चा किस स्टेज में है, बच्चे के अंदर क्या कमी है। ये तीनों चीज़ें उस चीज़ के लिए, उसकी क्रिएटिविटी को नापने के लिए सबसे बेस्ट वे हो सकती हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर रखना चाहिए? ऑप्शन है इसके, बच्चों के उत्तर को सही या गलत के रूप में आंकना। अच्छा, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए टॉपिक हमने क्या सीखा उस पर चर्चा। आकलन के संकेतकों का प्रयोग, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। हमें इसमें से क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, हमें बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन बिल्कुल करने चाहिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस करने चाहिए। आकलन के संकेतों का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कक्षा 5 के हाँ, हमने सीखा पे चर्चा हम करते हैं तो बच्चा जो है अपने चीज़ों के, अपने अंदर के भाव को प्रकट करता है, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता है। हम जान पाते हैं बच्चा कितना मुखर है, बच्चा कैसे बोल रहा है, उसकी क्या लैंग्वेज स्टेटस है, वो कितना सीख पाया है, वो बेझिझक है या नहीं। ये सारी चीज़ें हम इस सब चीज़ों से पता कर सकते हैं। पर जब हम बच्चों के, मान लीजिए बच्चे को आपने कुछ पूछा, कोई भी क्वेश्चन पूछा और उसने कोई गलत आंसर दिया और आपने सीधे बोल दिया तुमने गलत आंसर दिया, तो बच्चे के मेंटल लेवल पे बहुत बेकार इफेक्ट पड़ता है। बच्चा तुरंत सैड हो जाता है, वो सोचेगा कि मेरा तो आंसर ही गलत है। पर आप उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलो कि बेटा आपने इतना हिम्मत किया, आपने ऐसे बोला, पर ये ऐसे होगा, इस टाइप से बच्चा थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में जब आप बोलते हो तो उसमें उसको बुरा भी नहीं लगता है और वो सीखने को भी प्रेरित रहता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों के आंसर को जो है सही गलत के रूप में नहीं आंकना चाहिए। ये आपका हो जाएगा, ये आपको नहीं करना चाहिए। ठीक, एक कक्षा 5 के शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है।
वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को भी कहती है। इस तरह के क्रियाकलाप से क्या अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है? यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, और बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न को घर से करने को प्रेरित करती है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करनी, ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई हैं। तो आंसर विल बी दिस। निम्नलिखित नीचे दिए गए सूची पर विचार करिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। अच्छा, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से जो है भिन्न है? तो हम देख सकते हैं कछुआ, घड़ियाल, बत्तख और मछली ये सब जल में रहते हैं, पर कौवा आकाश में उड़ता है, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको शहर और वहाँ के फेमस जो है भोजन को मिलान करना है। ठीक है, अच्छा ये हमने पढ़ा था। अच्छा देखिए, पकाया हुआ सांप, तो हमने पढ़ा था हांगकांग में लोग सांप खाते हैं। ठीक है, उसको लिंगहुफेन बोलते थे, तो ये तो हो जाएगा 4, कौन सा है 5 का ए। 5 का ए कहाँ पे? देखिए 3 में 5 का ए दे दिया। अच्छा चलो ठीक। छोले भटूरे, नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली, ये हमने पढ़ा था गोवा में है। सरसों के तेल में बनी मछली और किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। टैपियोका हमने कहाँ पढ़ा था? केरल में पढ़ा था। सरसों के तेल में कश्मीर में पढ़ा था। अब आंसर मिल जाएगा 100%। कौन सा है आंसर? है ये है सेकंड। बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया। हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से निम्न दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। तो हमने पढ़ा था मैना बहुत झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है। ठीक है, अच्छा घरों के नीचे दिए गए विवरणों पे विचार करें। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घर जिसकी छतें जो हैं कटीली झाड़ियों की रहती है उसमें रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत की चीज़ और जानवरों को रखते हैं। अच्छा, इसमें से क्या हमें क्या सही है? तो आपको याद होगा हमने जब एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो ये जो बांस के खंभों पे घर बनाने वाला फैक्ट्री ये असम में होता है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये बी गलत जब हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा सी। हाथियों के विषय में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार करिए। हाथी बहुत कम आराम करता है, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्ती और झाड़ी खा जाता है, और इन्हें पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथी की झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही फैसले लेती है। हाँ, तो ये तो सही है, 4 सही है। ठीक है, और इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक बड़ा हाथी जो है 200 किलोग्राम से अधिक पत्ती, नहीं 100 किलोग्राम से अधिक पत्ती खा जाता है। ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि एक बड़ा हाथी जो है एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ती और झाड़ियाँ खा जाता है। ठीक है, तो सेकंड गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd। तो यस, यहाँ पे हमने 2019 का सीटेट का ईवीएस सॉल्व कर लिया है, और पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।